पेयर ऑफ वर्ड्स लिखते हैं। पहला है रेस्ट, REST रेस्ट, ये वाला आराम वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रेस्ट है W से, WRE, वो रेस्ट है छीन लेना। पहला वाला R से रेस्ट है और दूसरा इससे है W से है। पहले वाला जो रेस्ट है वो आराम है, दूसरा रेस्ट कौन सा है? छीन लेना। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद लिखें स्टबन, STUBBORN, स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, स्टबन, जिद्दी। अच्छा जी, उसके बाद लिखें रेस्टलेस, रेस्टलेस बेचैन को कहते हैं, बेचैन या बे आराम। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा? रिंग, RING, रिंग, अंगूठी। और दूसरा रिंग है W से, WRING, रिंग। रिंग का मतलब है निचोड़ना, इसके साथ प्रेपोजिशन लगेगी आउट। रिंग आउट का मतलब है निचोड़ना। स्टिल ब्रेक किसी टाइम बट ओके। सना, अब आपको गुजारा चलाना पड़ेगा। एक रिंग अंगूठी है R वाला, दूसरा रिंग है WRING, रिंग। इसका मतलब है निचोड़ना या मरोड़ना। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक सबने? मैम अब तो पहले से भी लो है, फिर मैं इसका मतलब है पीछे से ही सबका इशू आ रहा है, क्या करूँ मैं? सबकी तरफ इशू आने लग गया अब। पाँच 10 मिनट के बाद फिर कॉल करूं क्या, या अभी ऐसे ही चलाऊं? हाँ जी, रुजीना, रुजीना और सना, आवाज आ रही है सही? चले फिर आगे करते हैं। अच्छा जी, आगे लिखें SAIL, सेल। सेल का मतलब है बादबान, कश्ती से मुतल्लिक, जो कश्ती चलाता है, ठीक है। सेल, SAIL, सेल, बादबान, बादबान जो कश्ती चलाता है, ठीक है। सेल है SALE, ये सेल फरोख्त वाला है, बेचना। अच्छा जी, अगला लिखें पेयर ऑफ वर्ड ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब है कुरा अंदाजी, ये लकी ड्रॉ वाला बना दें, ड्रॉ, कुरा अंदाजी। दूसरा लिखें ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर, दराज। हाँ जी, लिख लिया सबने? कितने हो गए पेयर्स? 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान पीनल कोड है सबके पास? ये स्ट्रेन पे खोलो मैं। हाँ जी, पाकिस्तान पीनल कोड से ना आज हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस वाला है वो ज़रा उसको बाद में करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लें। सेक्शन 299 खोल लें अगर किसी के पास बुक पड़ी है। जी, अब सबको स्क्रीन नजर आ, सेक्शन 299 से आज करवाने लगी हूँ। काइंडली ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी निकाल लें।
जी बुक निकाली है सबने? एक दफा मुझे काइंडली बता दें ताकि फिर मैं रुकूं ना। जी निकाल ली है? हाँ जी निकाल ली है सबने? स्टार्ट करो। अच्छा जी, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो फेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी है। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बी क्लॉज में देखें, जो कि अर्श को डिफाइन कर रहा है। अर्श का मतलब है कि जो हर्ट के केसेस में डिटरमेंट कंपनसेशन है ना, जो कि विक्टिम्स को या उसके हेयर्स को अदा करनी पड़ती है, उस कंपनसेशन को आप अर्श कहते हैं। ठीक है, याद रहे कि जो पैसों की सूरत में कंपनसेशन दी जाती है उसकी 3 किस्में हैं। एक दियत है, दियत कत्ल के केसेस में दी जाती है और वो अमूमन फिक्स होती है। ठीक है, और जो अर्श और दमान है वो हर्ट के केसेस में दी जाती है। जहां पर अर्श स्पेसिफाइड होता है वहां पर दमान की सजा नहीं दी जाती। दमान की सजा जो है वो अदालत की डिस्क्रिशन के मुताबिक दी जाती है, जहां पर अर्श के तहत बंदा लायबल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें बी क्लास में ये बताया गया कि इस चैप्टर के तहत जो कॉम्पनसेशन स्पेसिफाइड है जो कि विक्टिम को या उसके वारसान को अदा करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद डी क्लास पे देखें दमान। दमान का मतलब ये कि ऐसी कॉम्पनसेशन जो अदालत डिटरमिन करती है कि ऑफेंडर ने वो विक्टिम को देनी है हर्ट कॉज करने के लिए, जहां पर वो अर्श के लिए लायबल नहीं है। अच्छा मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, गौर से सुने। सबसे पहले मैंने अर्श डिफाइन किया है बी क्लॉज के तहत। इसमें यह बताया गया है कि इस चैप्टर के तहत जो कंपनसेशन पेएबल है ना विक्टिम को या उसके वारसान को, वो अर्श है। अर्श और दुमान जो है वो दियत की परसेंटेज है। दियत जो होती है वो कत्ल के केसेस में पेनल्टी दी जाती है, और जो अर्श और दमान है वो हर्ट के केसेस में दी जाती है। अर्श स्पेसिफाइड होती है, और जहां पर अर्श की सजा नहीं होती तो फिर ये अदालत डिटरमिन करता है कि दमान की सूरत में कितनी ऑफेंडर को पे करनी है वारसान को हर्ट कॉज करने के लिए। हाँ जी समझ आ रही है सबको? सना क्लियर हो रहा है? रुजीना और अस्मा आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा थैंक यू। उसके बाद एक लॉस है दियत। दियत का मतलब है वो कॉम्पनसेशन जो कि सेक्शन 323 के तहत स्पेसिफाइड है, जो कि विक्टिम के वारसान को दी जाती है। जी सना, अर्श की जो अमाउंट होती है ना वो स्पेसिफाइड होती है। कहीं पर लिखा जाता है 1/3 है, 1/2 ऑफ दी दियत है, तो ये स्पेसिफाइड होती है। लेकिन दमान जो होती है वो स्पेसिफाइड नहीं होती। जहां पर दमान लिखा होता है ना वहां पर अदालत की डिस्क्रिशन होती है कि कितनी देनी है। बस यही फॉर्मूला है कि जो अर्श और दमान की सजा है वो हर्ट के केसेस में दी जाती है। ठीक हो गया? उसके बाद आप जी क्लॉज की तरफ ध्यान दें, जो कि इकराए ताम को डिफाइन कर रहा है। इकरा का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। इकराए ताम का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बंदे को या उसके स्पाउस को या ब्लड रिलेशन को जिसके साथ शादी जायज़ नहीं है, आप उसको ये खौफ दिलाते हो कि आप फौरी तौर पर उसको मार दोगे या उसके जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंचा दोगे या उसके साथ जना कमिट करोगे। तो जब आप ये फोर्स के जरिए उसको कंपेल करने की कोशिश करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं? इकराए ताम। अब जरा इसकी डेफिनेशन सुने। इकराए ताम मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, his spouse or any of his blood relation within the prohibited degree of marriage in fear of instant death or instant permanent impairing of an organ of the body or instant fear of being subjected to sodomy और जिना बिल जबर। हाँ जी इकराए ताम सबको क्लियर हो गया? उसके बाद एज क्लॉज इकराए नाकिस है। इकराए नाकिस भी जोर जबरदस्ती होती है, लेकिन ये इकराए ताम के बराबर नहीं होती। क्या डेफिनेशन दी है? इकराए नाकिस मींस एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराए ताम। ठीक हो गया? उसके बाद जे क्लॉज इंपॉर्टेंट है। कत्ल, कत्ल मींस कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन। उसके बाद है किसास। के क्लॉज में किसास का मतलब ये होता है कि सेम पनिशमेंट कॉज करना जो आपने विक्टिम को कॉज किया है। अगर तो आपने उसको कत्ल किया है तो किसास के हक के तौर पर आपको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। ठीक है, या आपके जिस्मानी अज़ा पे वही आपको तकलीफ पहुंचाई जाएगी जो आपने विक्टिम को कॉज की है। ठीक है, किसास की डेफिनेशन देखें। किसास मीन्स punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict
as he has caused to the victim or by causing his death if he has committed qatl amd in exercise of the right of the victim or a wali। ठीक है। उसके बाद एल क्लॉज ताज़ीर है। ताज़ीर का मतलब है किसास, दियत, अर्शदमान के अलावा को कोई पनिशमेंट बचती है वो ताज़ीर है। ठीक है। एम क्लॉज वली है। वली वो बंदा होता है जो कि किसास का हक क्लेम कर सकता है। हाँ जी, सबको क्लियर है। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशन थी जिनके बारे में जानना ज़रूरी था। अच्छा, इसमें एक और डेफिनेशन भी ऐड हुई है, ये जो कि पुराने में एडेड नहीं है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। फसाद फिल अर्ज को डिफाइन किया गया है जो कि सेक्शन 299 के डबल ई क्लॉज में डिफाइन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फसाद फिल अर्ज क्या होता है। लफ्ज़ से तो जाहिर हो रहा है ना कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस या ऐसा कोई बंदा होगा जो कि खराबी का बाइस बने, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। तो डबल ई में फसाद फिलर्स में बताया गया है कि ऑफेंडर का पास कंडक्ट, ठीक है, और अगर क्या उसने पहले से कोई प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं हुई या उसने कोई ऑफेंस इस तरह से तो नहीं किया हुआ जो पब्लिक कंसाइंस के खिलाफ है, या जो ऑफेंडर है वो शदीद ख़तरे का बाइस है कम्युनिटी के लिए, या उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। तो ये कई सर्कमस्टांसेस हैं जो फसाद फिल अर्ज में आते हैं। ठीक है। मैं सिर्फ इधर डेफिनेशन पढ़ी क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है। अच्छा, 299 ई डबल ई क्लॉज में बताया गया फसाद फिलर्स। फसाद फिलर्स इंक्लूड्स द पास कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर और वेदर ही हैज a previous conviction or the brutal or shocking manner in which the offence has been committed, which is outrageous to the public conscience, or if the offender is considered a potential danger to the community, or if the offence has been committed in the name or on the pretext of honor। ये आप अपने बुक्स में काइंडली देख लीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर ना इसकी स्नैप सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, अब हम काइंड्स ऑफ कत्ल देखते हैं। सबसे पहले है कत्ले आम। कत्ले आमद जो होती है वो इंटेंशनल डेथ होती है, मतलब नियतन आपने किसी की कत्ल कॉज की है। इसमें तीन चीजें आती हैं, एक तो आपकी इंटेंशन, एक जो आपने एक्ट कॉज की है, और एक आपकी नॉलेज। ठीक है। अब हम इनको तीन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपकी इंटेंशन किस चीज़ की थी। आपकी इंटेंशन या तो डेथ कॉज करने की थी या आप उसे बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहते थे, और वो जो एक्ट जिस नेचर का था उससे फौरी तौर पर किसी की मौत वाक़या हो सकती थी, और आप जानते थे कि वो इस नेचर का है कि फौरी तौर पर मौत मुतवक्की है। तो इंटेंशन एक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर क्या कमिट हो जाता है, कत्ले आमद कॉज हो जाता है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं, whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so eminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person is said to commit कत्ले आम। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा जी, सेक्शन 301 में अब हम ये पढ़ते हैं कि आपकी नियत नहीं थी उस बंदे की मौत कॉज करने की, हो सकता है आप किसी और को मारने के लिए निकले हैं, लेकिन किसी और, तो आप इसमें ये प्ली नहीं ले सकते कि आपकी तो इंटेंशन ही नहीं उसको कॉज करने की, कत्लेआम कॉज करने की। तो ये सेक्शन 301 देखते हैं